वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एनसेड्स या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं और कितने टाइप्स के हैं या उनका क्या इफेक्ट होता है बॉडी के अदर ऑर्गन्स के ऊपर। ये सब आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पहले नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी वीडियोज़ आपको सही टाइम पे मिलते रहें। तो गाइज आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो है इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एनसेट्स या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। तो एनसेट के बारे में हम नॉर्मली जानते हैं कि जनरली जो हम ओटीसी मेडिसिन खाते हैं, ठीक है ना, चाहे वो पेन किलर हो या फिर फीवर के लिए लेते हैं, ठीक है। तो इनकी जो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं यदि ओवरडोज में ले लिया जाए या फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ा दी जाए। ओके, तो ओवरडोज के कारण, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के कारण इनके जो साइड इफेक्ट हैं या इसको हम क्या एडवर्स इफेक्ट है, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का मतलब होता है गैस्ट्रो, स्टमक से रिलेटेड है और इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। ओके, तो इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला है नोसिया। नोसिया इज वेरी कॉमन, है ना। आप जो भी ड्रग ले रहे हो, जो कि ओरल रूट से आप ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें नोसिया होना बहुत कॉमन है और सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो नोसिया ही है, ठीक है। नोसिया का मीनिंग होता है फीलिंग अनईजी, है ना, या इसको मैं हिंदी में कहूँ तो जी मचलाना, राइट। कई बार हमको लगता है कि वोमिटिंग होने से पहले कई बार हमारा जी मचलाता है या हमको अनईजीनेस फील होता है, दैट इज कॉल्ड द नोसिया। सेकेंड है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया, ओके, इसका पूरा नाम होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया में जो पर्सन होता है, राइट, वो पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइक मेरी ये खाना खाऊंगा तो मैं फैटी हो जाऊंगा या मैं मोटा हो जाऊंगा या मैं मोटी हो जाऊंगी, ठीक है। तो उसको ये फियर है, ओके, इसलिए वो क्या करता है, वो खाना ही पसंद नहीं करता या खाना खाता ही नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि वो खाने को रिफ्यूज कर देता है, ठीक है। उसको लगता है कि यदि वो खाना खाएगा तो वो मोटा हो जाएगा या वो मोटी हो जाएगी, वो खाना नहीं खा पाते। इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, राइट। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक इरिटेशन। तो गैस्ट्रिक इरिटेशन सिंपल सा है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट होना। नेक्स्ट है इरोजन। अब इरोजन में क्या होता है, हमने इरोजन पहले भी शायद देखा हुआ है। इरोजन में हम देखेंगे कि जो अंदर स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो इरोड होती है ना। इरोड होती है मतलब उतनी स्मूथ नहीं रह जाती, ओके। मे बी HCl जो होता है वो उसकी लाइनिंग को वहाँ पर डैमेज करता है, इसकी वजह से इरोजन हो जाता है, ठीक है। कई बार हम जो है ड्रग्स को मान लीजिए कि पैरास्टामोल है या फिर डाइक्लोफेनेक है, या ओके, या कभी कभी डॉक्टर हमको कहता है कि ये जो ड्रग है खाना खाने के बाद खानी है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, इफेक्ट ज़्यादा आएगा इसके चक्कर में पहले ही खा लेते हैं। अब वो ड्रग जो है वो एसिडिक नेचर की है। अब एसिडिक नेचर की ड्रग है, आपने एम्प्टी स्टमक खा लिया, स्टमक के अंदर ऑलरेडी HCl है, उस समय क्या होगा, जो पीएच वैल्यू है और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। और जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू एसिडिक होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर जो लाइनिंग है म्यूकस की वो उतनी ज़्यादा वहाँ पर डैमेज होनी शुरू हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द इरोजन। और यही इरोजन यदि ज़्यादा बढ़ गया तो इट विल कॉज द अल्सरेशन, इसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोर फॉर्मेशन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक। और यदि ये सोर जो है या पेप्टिक अल्सर जो है यदि ये डीप हो गया, इसकी भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। यदि उस पेप्टिक अल्सर की वजह से परफोरेशन हो गया, परफोरेशन जब होगा तो गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होना यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। इसलिए उसके बाद में क्या होने लगेगा, यहाँ पे गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होने लगेगी। इसका मतलब है डिसरप्शन ऑफ द गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स, ओके। नेक्स्ट है इसोफेजाइटिस। इसोफेगस का इन्फ्लेम्ड हो जाना, राइट। इसोफेगस की जो अंदर लाइनिंग होती है इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इसको हम कहते हैं इसोफेगाइटिस। तो गैस मैंने पहले भी कहा है कि जहाँ पर लास्ट में यदि TIS लगा हो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, जहाँ भी लगा हो ये, ओके। अब आते हैं रीनल एडवर्स इफेक्ट के ऊपर। अब रीनल एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो रहा है ना। पहला पॉइंट है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। अब सोडियम वाटर रिटेंशन हो रहा होगा तो डेफिनेटली सॉल्ट एंड फ्लूइड बॉडी के अंदर रिटेन हो रहा होगा। और यदि जितना ज़्यादा सॉल्ट एंड फ्लूइड बॉडी बॉडी के अंदर रिटेन होगा, एडिमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग, है ना, ये आपको यहाँ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्वेलिंग। तो टिश्यू के नीचे फ्लूइड का जमा हो जाना जिसकी वजह से एडिमा या स्वेलिंग होती है, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाटर रिटेंशन हो रहा है। थर्ड आते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर का मतलब होता है कि किडनी प्रॉपरली वो काम नहीं कर रही है। किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का, और वो फिल्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं कर रही है, ठीक है। इसका एक रीज़न हो सकता है नेफ्रोपैथी।
नेफ्रोपैथी का मतलब होता है, नेफ्रो मीन्स हो गया नेफ्रॉन, राइट। तो नेफ्रॉन के अंदर जो इसका ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, जिसमें कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, यदि मेम्ब्रेन के जो फिल्ट्रेशन यूनिट है या वॉइड्स हैं वो ज़्यादा बड़े हो जाए तो वो कैसे फिल्टर कर पाएगी। सिंपल से हम समझते हैं कि कोई हमारी पानी की छलनी है, यदि उसमें जो गेप्स हैं उसको बढ़ा दिया जाए तो क्या वो फिल्टर करेगी? डेफिनेटली नहीं करेगी। वैसे ही यहाँ पर किडनी के साथ भी हो रहा है। ओके, थर्ड हम बात करते हैं सीवीएस, दैट इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, राइट। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बेसिकली जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। सेकेंड है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। अब कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर किसी को यदि है तो उस केस में यहाँ पे ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगी। थर्ड, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन मतलब जो कार्डियक मसल्स है, मायोकार्डियम है, ओके, प्रॉपरली ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से टिश्यू डैमेज होते हैं, दैट इज कॉल्ड द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, और प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हेपेटिक, लिवर के बारे में। लिवर में ट्रांस अमीनीज जो एंजाइम होता है उसको ये इंक्रीज करता है। ठीक है, लिवर के अंदर यदि ट्रांस अमीनेज एक्टिविटी बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड भी बढ़ेगा। ओके, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है ये अमीनो एसिड के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। सेकेंड है हेपेटिक फेलियर, ये रेयर है, कभी कभार होता है बट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यदि हम बात करें साइड इफेक्ट की तो हेडेक बहुत कॉमन है। ओके, इसके अलावा टिनिटस। अब टिनिटस हर जगह नहीं होता है, यहाँ पर है विद एनसेट्स और कुछ एंटीबायोटिक के साथ में और होता है। तो टिनिटस, टिनिटस का मतलब होता है रिंगिंग ऑफ ईयर या बजिंग इन द ईयर। एक बजिंग सा साउंड जो है वो ईयर के अंदर चलता रहता है। ठीक है, मे बी ये इन्फेक्शन की वजह से हो मिडल ईयर में। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द टिनिटस। थर्ड है मेंटल कंफ्यूजन, वेरी कॉमन। फोर्थ है वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब होता है सडन स्पिनिंग सेंसेशन, मतलब ऐसा लगता है कि लाइक एकदम से घुमा दिया गया है ना, जहाँ भी आप बैठे ऐसा लगता है कि घूम गए हो बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड द वर्टिगो। और पांचवा है सीजर प्रेसिपिटेशन, है ना, मतलब फिट्स जो है वो आएंगे आपको। छठवें नंबर पे चलते हैं हिमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर, तो उसमें ब्लीडिंग कॉमन है। ठीक है, थ्रम्बोसाइटोपिनिया, थ्रम्बोसाइट्स का कम हो जाना, है ना, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द थ्रम्बोसाइट्स। हीमोलाइटिक एनीमिया, आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना जिसकी वजह से आरबीसीज की कमी हो जाएगी और एनीमिक कंडीशन होगी। फोर्थ है न्यूट्रोपीनिया, मतलब सोडियम का लेवल का कम हो जाना। ठीक है, अदर्स, अदर्स कैटेगरी में है अस्थमा एक्सर्बेशन, अस्थमा एक्सर्बेट हो सकता है। राइनाइटिस, राइनो हम कहते हैं नोज को। ठीक है, तो राइनाइटिस अगेन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टीआईएस, मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो नोज में अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, नोजल पॉलिप्सिस, नोजल पॉलिप्सिस का मतलब होता है कि नोज के अंदर, ओके, जो इसकी लाइनिंग होती है वहां पे कुछ पॉलिप्स का या कुछ सिस्ट का बन जाना। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है जो कि सर्जरी के थ्रू इजीली निकल सकते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिप्स, जो कि एयर के आने जाने में वहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, राइट। नेक्स्ट है प्रूराइटिस, प्रूराइटिस सीवियर ईचिंग ऑफ द स्किन, अगे, मतलब स्किन का सीवियर ईचिंग होना, दैट इज कॉल्ड द प्रूराइटिस। एंजियोडिमा, एंजियोडिमा मतलब स्वेलिंग अंडरनीथ द स्किन, स्किन के नीचे जो डीप लेयर होती है यहाँ पर स्वेलिंग का होना। ठीक है, उसको हम कहते हैं एंजियोडिमा। गाइस, ये थे इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट एनसाइड के, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ ड्रग इंटरेक्शन की। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन, वी नो दैट कि ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, ड्रग ड्रग का इंटरेक्शन होता है, ड्रग फूड का इंटरेक्शन होता है, राइट। बट अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ड्रग और ड्रग का इंटरेक्शन, यदि दो ड्रग को साथ में ले लिया जाए तो क्या होगा, उसमें भी यदि एक ड्रग एनसेड हो, है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके फार्माकोडायनेमिक्स पैरामीटर के ऊपर, फिर बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर। तो फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर किस चीज़ का चेंज होता है, पहला है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स यदि हम एनएसएड के साथ में दे देते हैं, ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो एनएसएड होता है वो क्या करता है, सोडियम और वाटर को रिटेन कर रहा है, और डायूरेटिक का काम क्या होता है, बाहर करना, है ना, किडनी के थ्रू, मतलब इसका फिल्टर होके ये बाहर चला जाएगा, दोनों ही अपोजिट है। तो इसमें जीत किसकी होती है, एनसेड की। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डायूरेटिक्स है डायूरेसिस की एक्टिविटी कम हो जाएगी। बीटा ब्लॉकर,
बीटा ब्लॉकर मतलब ये हार्ट को रेगुलेट कर रहा है। यहाँ पर इसका जो एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन है बीटा ब्लॉकर का, ये कम हो जाएगा। एसी इनिबिटर्स डिक्रीज द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन। इसके बाद है नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट। यदि कोई एंटीकोगुलेंट एनसेड के साथ में दिया है, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द जीआई ब्लीडिंग। ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के रिस्क को ये बढ़ा देता है यदि एंटीकोगुलेंट साथ में दिया है तो। सल्फोनिल यूरिया है ना, ये हम जो डायबिटिक वाला चैप्टर है, ओके, उसकी ड्रग है सल्फोनिल यूरिया। इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अल्कोहल के साथ में यदि देते हैं तब भी वहाँ पे रिस्क ऑफ जीआई ब्लीडिंग बढ़ सकती है। इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन नेफ्रोटॉक्सिसिटी को बढ़ा देगा ये। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिस्क ऑफ द जीआई ब्लीडिंग। तो ये ड्रग्स हैं जिसके साथ में जीआई ब्लीडिंग या फिर हाइपोग्लाइसीमिया का होना, ओके, कहीं ना कहीं इसके डायनेमिक्स को ये चेंज करता है। ठीक है। लास्ट है एसएसआरआई, दैट इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये जो कैटेगरी है, यदि हम इसको देते हैं इसके साथ में, यहाँ पर भी जीआई ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। मतलब जीआई ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो बढ़ेगा यदि एनसेड के साथ में देते हैं तो। ठीक है। तो ये तो हो गया हीमोडायनेमिक्स पे अफेक्ट करने वाले जो ड्रग्स हैं उसके साथ में इसका इंटरेक्शन क्या होगा। अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स में पहला है क्यूमेरिन एंटीकोगुलेंट, सल्फोनिल यूरिया, फेनिटोइन, वेलप्रोइड। तो काइनेटिक्स का मतलब होता है कि इसके जो पैरामीटर्स उसको अफेक्ट कर रहा होगा। कौन कौन सा पैरामीटर को अफेक्ट करता है? मेटाबॉलिज्म को, है ना। तो एनसेड जो है इन चारों ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है। सेकेंड, कंपटीशन फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के लिए कंपटीशन होता है। ओके, ये प्रॉपरली इसको बाइंड नहीं होने देता प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर एनसेड। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं डिजॉक्सिन, लिथियम, एमिनोग्लाइकोसाइड, मीथोट्रैक्सेट। इन सब के साथ क्या होता है? डिक्रीज द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ इंटरैक्टिव ड्रग्स। ओके, क्या करेगा ये? रीनल एक्सक्रीशन को कम कर देगा। रीनल एक्सक्रीशन कम करेगा, इसका मतलब है ये ड्रग ज़्यादा टाइम के लिए बॉडी के अंदर रहेगी और अपना टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी। ओके गाइज, ये थे यहाँ पर कुछ ड्रग इंटरेक्शन। इसके पहले हमने पढ़ा यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। ओके, सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।